अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खान की रिहाई को लेकर कुछ बड़े इक़दामात उठाए गए हैं। खान की बहनों ने अब सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और एक बड़ी तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कुछ बड़ी खबरें आएंगी जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरे नंबर पर आलमी डिफेंस एजेंसी की जानिब से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जारी की गई हैं जिसके बाद नरेंद्र मोदी का अमली तौर पर बेड़ा गर्क हो गया है। इससे पहले मुतादिद अखबारात, आलमी न्यूज़ एजेंसीज और मुख्तलिफ सर्वेज, मुख्तलिफ ममालिक के तज्जिए हमने सुने कि भारत का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अब बाकायदा वो एजेंसीज जो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखती हैं, जिसके पास सबूत होते हैं कि किस क्लैश के अंदर किसका कितना नुकसान हुआ, कितनी बेसिस इस्तेमाल हुई, कौन कौन से तैयारे थे, उनका नंबर क्या था, उस एजेंसी ने आके जो मोदी के साथ कर दिया है, अब मोदी भारत के अंदर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसके अलावा अगले 24 बल्कि इससे 48 घंटे बड़े अहम है। बताया गया है कि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट खान के हवाले से वाकई सीरियस है और जो दावे हो रहे हैं कि देखो जी खान रिहा होने लगा है या फिर मुलाकातें हुई हैं, और मुलाकातें तो वाकई रिपोर्ट हो रही हैं, क्या ये वाकई एक सीरियस एफर्ट है, ये ट्रक की बत्ती है, इस हवाले से भी अगले 12 से 14 घंटों के अंदर कुछ बड़ी खबरें सामने आएंगी, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं बयान करूंगा। सबसे पहले भाई की रिहाई के लिए इमरान खान की तीनों बहनों ने तहरीक चलाने का फैसला किया है। अलीमा खान ने अपनी 2 बहनों के साथ एहतजाज और धरनों का प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी की गई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो देखो अलीमा खान ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो देखो ये भी मौरूसी सियासत, मौरूसी पार्टी बन गई है। खान तो कहता था कि ये मौरूसी पार्टी नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, पीटीआई की क़यादत, कोई अपोजिशन लीडर बना हुआ है, कोई वजीर आला बना हुआ है, कोई सेनेटर बना हुआ है, कोई बुनेर से उठ के आके चेयरमैन पीटीआई लग गया है, कोई कुछ है तो कोई कुछ। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोई है, कोई साजिशें कर रहा है कि मुझे ओहदा छोटा मिला है, कोई कह रहा है कि नहीं फलां को ओहदा क्यों मिला, वो मुझे मिलना चाहिए था, कोई कहता था नहीं मैं 2-2 ओहदे रखूंगा, मैं दोनों ही संभाल सकता हूं, मैं इतना काबिल हूं। लेकिन ये नौबत कैसे आ गई कि खान की बहनों को बिलाखिर 2 साल इंतजार के बाद कि इन तिलों के अंदर तेल नहीं है, उन्होंने ये फैसला किया कि हम खुद ही तहरीक चलाएंगी। गंडापुर को देख लिया, इतना बड़ा इख्तियार, एक गली मोहल्ले का बदमाश, यानी बदमाशों वाला रवैया, उस शख्स को वजीर आला जैसी बड़ी पोस्ट, इतने बड़े ओहदे पर बिठा दिया, और वो भी परवेज खटक ही निकला, वो भी महमूद खान ही निकला। फिर उमर अयूब, जुनेद अकबर, SYZ नाम लेते जाएं, चाहे ताल्लुक बलूचिस्तान से है, सिंध से है, पंजाब से है या KPK से है, सबके लिए डूब मरने का मकाम है कि खान की बहनें आकर कह रही हैं कि हम तहरीक चलाएंगी। खान की बहन तो कोई भी MNA नहीं है, खान की कोई बहन तो सेनेटर नहीं है, खान की बहन तो कोई भी वजीर आला नहीं है, कुछ भी तो वो नहीं है। इवन कमल शोजब जैसी खातून को ये कहना, कमल शोजब जैसी खातून आकर खान की बहन को बातें सुनाकर जाती है कि तुम होती कौन हो पीटीआई के मामलात में बोलने वाली। लिहाजा अमली तौर पर तो उनका पीटीआई में कोई स्टेक नहीं है। अगर उनके पास स्टेक होता, अदीफ फरियाल तालपुर की तरह, मरियम नवाज की तरह, बिलावल और जो उसकी बहन है उसकी तरह, या मौलाना फजल रहमान के बेटे की तरह, तो ये कमल शोजब XYZ तो अलीमा खान के पांव में बैठी होती कि बाजी 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 की जूतियां सीधी कर रही होती। लेकिन उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, अब मजबूरन उन्हें मैदान में उतरना पड़ गया है। तो ये डूब मरने का मकाम है पीटीआई की तमाम लीडरशिप के लिए। देखें, खान के दोनों बेटों को सामने आना पड़ गया, उन्हें इंटरव्यू देना पड़ गया, उन्हें बताना पड़ गया कि अबू जी को जो है वो कत्ल की धमकियां दी जाती हैं, सजाए मौत का जो है वो उससे डराया जाता है। तो ये पीटीआई की क़यादत जो बड़के मारती है, जो सुल्तान राय बनती है, जो ऐसी ऐसी इनकलाबी बातें करती है, बातें सुनो तो लगता है कि पता नहीं क्या आला दर्जे के लोग हैं। किधर है फैसल जावेद, वो जो कहता था पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, ऐसी बातें सुन लो, किधर है वो सब बताएं। इसी तरह के दीगर नाम आप लेते जाएं। तो अब खान की बहनों ने फैसला किया है कि अब हम इख्तलाफात ख़त्म करें। खबर यह है कि पीटीआई क़यादत का इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ है। इमरान खान की तीनों बहनें और वकील भी इजलास में शरीक हुए हैं। अलीमा खान और गंडापुर की भी इजलास में शिरकत हुई है। दोनों
کے درمیان موجود تلخیاں ختم کروا دی گئی ہیں. ہم سیاست میں نہیں ہیں, یہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں, لیکن ہمارا بھائی جیل میں ہے, اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گی. ایک تو سب کی تلخیاں دور کروائیں گے, دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں نہ آ رہے ہیں نہ ہم سیاست میں ہیں, لہٰذا انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھائیں گے. ظاہر ہے اتنی بڑی پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, دنیا کی 8ویں بڑی جماعت, وہ اس قدر یتیم ہو چکی ہے, اتنی لاچار اور لاغر ہو چکی ہے کہ عمران خان کے خاندان والے, نجی خاندان والے جن کی پبلک لائف نہیں ہے سیاسی طور پر, ان کو میدان میں آنا پڑ گیا, جو کہ کسی امیدوار بھی نہیں ہے, تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. بہرحال بڑی پیش رفت ہے خان کے حوالے سے, کیونکہ ان دیگر لوگوں پر کوئی اعتماد بھی نہیں کرتا. بہرحال جرمن اخبار کی ایک رپورٹ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جرمن اخبار کی جانب سے آپریشن سندور پر انہوں نے ایک تحقیقاتی رپورٹ لکھی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ چین کے J-10C ملٹری رول لڑاکا طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی رافیل طیارہ گرائے جانے سے بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدل گیا. رافیل طیاروں کی تباہی مغرب کے لیے ایک سبق ہے کہ اتنی طاقت, اور مغرب کو اپنی طاقت میں غرور بھی تھا نا, وہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ چینی ٹیکنالوجی نے, سستی ٹیکنالوجی نے فرانسیسیوں کا بیڑا غرق کر دیا, ان کے رافیل کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا جی, جو آج کی سب سے اہم خبر ہے, سب سے بڑی خبر ہے, جس کے اندر پورے نقشے کے نقشے جاری کیے گئے ہیں گلوبل ڈیفنس ایجنسی کی جانب سے, کہ کہاں سے کتنے طیارے تھے, کس کس کے تھے, پاکستان کے کتنے تھے, کون سے تھے, کتنی بیسز تھیں, کیا پرواز تھی, کیا سپیڈ تھی, ایک ایک چیز وہ سامنے لے کر آئے ہیں. مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گلوبل نیوز ایجنسی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 7 مئی کو جو یہ ایریل فائٹ ہوئی, اس کے اندر جو کمبیٹ ایئر کرافٹ تھے پاکستان کے پاس, وہ تھے صرف 42. اب 42 کے مقابلے میں بھارت کتنے لے کر آیا, 72. کتنوں کا نقصان ہوا؟ یہ عالمی ڈیفنس ایجنسی کہہ رہی ہے پاکستان کا نقصان ہوا 0, اور انڈیا کا ہوا 6+1, یعنی 6 جہاز اور ایک جو ان کا ڈرون گرا UAV وہ گرا. اور ایئر بیسز کتنی؟ پاکستان کی 3 ایئر بیسز سے یہ ساری پروازیں ہو رہی تھیں. انڈیا کی کتنی ایئر بیسز انوالو تھی؟ 11. اور UAV جو ڈرونز ہوتے ہیں وہ پاکستان کے کتنے تباہ ہوئے؟ 0, اور انڈیا کا 1. تو پورا انہوں نے جنگ کا نقشہ بنا کر سمجھایا ہے. اور اس کے بعد تو مودی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, کیونکہ مودی کو جو ایک خبت سوار تھا, ایک جو اس کو ایک فوبیا تھا جنگ کا, وہ تو اب ایکسپوز ہو گیا ہے. اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, جس طرح کی یہ انٹرنیشنل ایجنسی نے خبر شائع کر دی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.